ध्रुवलोक ब्रह्मांड के किसी अनदेखे अनछुए कोने में बसा एक विशाल ग्रह। यह सिर्फ धूल, मिट्टी और आकाश का गोला नहीं था, बल्कि यहां जीवन का अर्थ था शक्ति की निरंतर खोज, एक अंतहीन संघर्ष। ध्रुवलोक की हवा में ऊर्जा की अदृश्य तरंगे बहती थी और यहां के निवासी, चाहे वो इंसान हो या दानवी जानवर, इसी ऊर्जा को साध कर अपनी शक्ति बढ़ाते थे। इस ग्रह पर अनगिनत छोटे बड़े साम्राज्य फैले हुए थे। हर साम्राज्य अपनी सीमाओं को बढ़ाने और दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखता था। यहां शक्तिशाली ही कानून बनाते थे और कमजोरों को झुकना पड़ता था। इन्हीं अनगिनत साम्राज्यों के बीच पूर्वी पठार पर स्थित था सूर्यवंशी साम्राज्य, अपनी हजारों साल पुरानी विरासत, वीरता और न्यायप्रिय शासन के लिए पूरे ध्रुवलोक में विख्यात। सूर्यवंशी योद्धा अपनी आंतरिक ऊर्जा को साधने और उसे युद्ध कला में बदलने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस सम्मानित साम्राज्य के भव्य राजमहल की दीवारों के भीतर भी शक्ति ही अंतिम सत्य थी और सिंहासन का उत्तराधिकारी होने का अर्थ था उस शक्ति का प्रतीक बनना। सूर्यवंशी साम्राज्य की राजधानी सूर्यगढ़ के विशाल प्रशिक्षण मैदान में आज रोज की तरह ही सुबह की पहली किरण के साथ चहल पहल शुरू हो गई थी। राजसी और कुलीन वंशों के दर्जनों बच्चे, जिनकी उम्र 7 से 10 वर्ष के बीच थी, मैदान में इकट्ठा थे। उनके प्रशिक्षक, जो स्वयं शक्तिशाली योद्धा थे, उन्हें आंतरिक ऊर्जा, जिसे यहां प्राण शक्ति कहा जाता था, को महसूस करने और नियंत्रित करने के शुरुआती सबक सिखा रहे थे। हवा में ऊर्जा के टकराने की हल्की भिन-भिनाहट, बच्चों के उत्साह भरे नारे और प्रशिक्षकों के कठोर निर्देश गूंज रहे थे। मैदान के एक कोने में बाकी बच्चों से थोड़ा अलग थलग 7 वर्षीय राजकुमार आदित्य सूर्यवंशी खड़ा था। सुनहरे गेहुआ रंग, पिता राजा राघवेंद्र सूर्यवंशी से मिली पैनी नाक और मां महारानी रेखा सूर्यवंशी से मिली गहरी काली आंखें। दिखने में वह किसी भी कोण से एक राजकुमार ही लगता था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की जगह एक गहरी निराशा और हताशा छाई थी। उसने अपनी दोनों हथेलियों को सामने फैलाया, आंखें बंद की और अपनी सारी एकाग्रता अपने शरीर के भीतर ऊर्जा के स्रोत, नाभि के पास स्थित ऊर्जा कोर पर केंद्रित करने की कोशिश की। एक पल की खामोशी के बाद उसकी हथेलियों से प्राणशक्ति की एक बेहद महीन, लगभग अदृश्य, कांपती हुई सुनहरी धारा निकली और मुश्किल से 1 फुट आगे बढ़कर हवा में विलीन हो गई। ये प्रभाजन स्तर के चौथे चरण का अत्यंत निराशाजनक प्रदर्शन था। शक्ति का वह पहला स्तर जहां कोई भी योद्धा अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहली बार महसूस करना और बाहर निकालना सीखता है। इस उम्र के ज्यादातर राजसी बच्चे कम से कम प्रभाजन के चौथे चरण को पार कर तेजस वर्ग के पहले या दूसरे चरण में पहुंच चुके थे, जहां वे अपनी ऊर्जा को थोड़ा ठोस रूप देना और साधारण तात्विक हमले करना सीख जाते थे। हे, आदित्य ने एक थकी हुई सांस छोड़ी। पिछले 3 सालों से वो यही कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी प्रगति कछुए की चाल से भी धीमी थी। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई बांध हो, जो उसकी प्राणशक्ति के प्रवाह को रोक रहा हो। तभी पीछे से एक भारी व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी, अरे देखो तो कौन है यहां, हमारे महान सूर्यवंशी साम्राज्य का शक्तिहीन राजकुमार। आदित्य ने कड़वाहट के साथ नजरें उठाईं। सामने उसका चचेरा भाई देवेश सूर्यवंशी अपने 2-3 चापलूस साथियों के साथ खड़ा था। देवेश राजा राघवेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र सूर्यवंशी का बेटा था और आदित्य से सिर्फ 1 साल बड़ा होने के बावजूद वो पहले ही तेजस्वर स्तर के 3रे चरण में पहुंच चुका था। उसका शरीर आदित्य से ज्यादा गठीला था और उसकी आंखों में शक्ति का अहंकार सास झलकता था। क्यों आदित्य? देवेश ने अपने साथियों की ओर देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, आज फिर हवा में फूंक मारकर तितलियां उड़ाने की कोशिश कर रहा है? तेरे इस प्रभाजन चौथे चरण की शक्ति से तो हमारे महल का पालतू चूहा भी नहीं डरेगा।
उसके साथी जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी आदित्य के कानों में गर्म शीशे की तरह उतर रही थी। उसने अपने होंठ भींच लिए, मुट्ठियां कस ली, लेकिन वो जानता था कि वो देवेश का मुकाबला नहीं कर सकता। शारीरिक बल में भी देवेश उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। और ये क्या है? देवेश ने आगे बढ़कर आदित्य के कुर्ते के ऊपरी बटन को खोला और उसके सीने पर बने एक गहरे लाल हथेली के आकार के जन्म चिन्ह की ओर इशारा किया। ये अजीब सा निशान, मुझे तो लगता है यही तेरी सारी शक्ति सोख लेता है। ये तेरी कमजोरी का प्रतीक है। सूर्यवंशी कुल के माथे पर कलंक। ये सुनकर आदित्य का चेहरा तमतमा गया। मेरे जन्म चिन्ह के बारे में कुछ मत कहना देवेश, उसने गुस्से से कहा, हालांकि उसकी आवाज में कंपी थी। ओहो, शक्तिहीन राजकुमार को गुस्सा भी आता है? देवेश ने नाटकीय ढंग से कहा और फिर अचानक आदित्य को कंधे से जोर का धक्का दिया। आदित्य का संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। धूल उसके कपड़ों पर लग गई। उसके घुटने में हल्की खरोंच आ गई। अपमान और क्रोध की एक लहर उसके अंदर उठी, लेकिन वो बेबस था। देवेश, बस बहुत हुआ। तभी एक तीखी लेकिन सुरीली आवाज आई। मैदान के किनारे से एक लड़की बिजली की तेजी से उनकी ओर बढ़ी। सुनहरे रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे और नीली आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। यह राजकुमारी ज्योतिका थी, पड़ोसी मित्र साम्राज्य वायुबेग के राजा जसवंत वायुपुत्र की इकलौती बेटी। दोनों साम्राज्यों के बीच गहरी मित्रता के कारण ज्योतिका बचपन से ही सूर्यगढ़ महल में आदित्य के साथ पली बड़ी थी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो आदित्य से कुछ महीने छोटी थी, लेकिन अपनी तेजस्विता और प्रभाजन के चौथे चरण को पार कर तेजस्वर के दूसरे चरण में पहुंचने के कारण वो देवेश से डरती नहीं थी। उसने आते ही आदित्य को उठाया और उसे अपने पीछे करते हुए देवेश के सामने खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार आदित्य को धक्का देने की? क्या तुम भूल गए कि वो इस साम्राज्य के युवराज हैं? देवेश ज्योतिका की उपस्थिति से थोड़ा झिझका। वायुबेग साम्राज्य भी शक्तिशाली था और ज्योतिका के पिता राजा जसवंत राजा राघवेंद्र के करीबी मित्र थे। तुम बीच में मत पड़ो ज्योतिका, वो थोड़ा नरम पड़ते हुए गुर्राया। ये हमारे सूर्यवंशी परिवार का अंदरूनी मामला है। आदित्य सिर्फ तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं, मेरा दोस्त है, ज्योतिका ने दृढ़ता से कहा। और अगर तुमने उसे दोबारा परेशान किया तो मैं आचार्य सोमदेव जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। आचार्य सोमदेव का नाम सुनकर देवेश के चेहरे पर क्षण भर के लिए डर उभरा। सोमदेव सूर्यवंशी आदित्य के तीसरे चाचा न केवल एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा दिव्य स्रोत स्तर के शिखर पर थे, बल्कि वे महल के बच्चों के मुख्य प्रशिक्षक भी थे और अपने कठोर अनुशासन के लिए जाने जाते थे। डरपोक कहीं का हमेशा लड़की के पीछे छुपता है। देवेश ने आखिरी बार आदित्य पर ताना कसा और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। तुम ठीक हो आदित्य? ज्योतिका ने चिंता से पूछा, आदित्य के घुटने पर लगी खरोंच को देखते हुए। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसका मन अपमान से भरा हुआ था। दूर मैदान के एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में खड़े राजकुमार सोमदेव सूर्यवंशी ये सब देख रहे थे। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। वो आदित्य की धीमी प्रगति और उसके जन्म चिन्ह के रहस्य को लेकर चिंतित थे। उन्हें लगता था कि ये निशान सामान्य नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये कोई नहीं जानता था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और वापस महल की ओर चल पड़े। महल की ओर लौटते हुए आदित्य पूरे रास्ते चुप रहा। ज्योतिका उसे हंसाने और उसका हौसला बढ़ाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन आदित्य के मन पर देवेश के शब्द और अपना शक्तिहीन होने का एहसास हावी था। अपने कक्ष में जाने के बजाय वो सीधा अपनी मां महारानी रेखा सूर्यवंशी के कक्ष की ओर बढ़ गया। महारानी अपने कक्ष में बैठी किसी रेशमी वस्त्र पर कशीदाकारी कर रही थी। आदित्य को दरवाजे पर खड़ा देखकर उनके चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान खिल उठी।
आदित्य, मेरा बेटा, आज प्रशिक्षण जल्दी समाप्त हो गया? उन्होंने पूछा। लेकिन जैसे ही आदित्य करीब आया और उन्होंने उसके उतरे हुए चेहरे, धूल लगे कपड़ों और आंखों में छिपी उदासी को देखा, उनकी मुस्कान चिंता में बदल गई। क्या हुआ मेरे लाल? किसी ने कुछ कहा? उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा। आदित्य ने अपनी नजरें झुका ली। मां, मैं इतना कमजोर क्यों? मैं क्यों देवेश या बाकी बच्चों की तरह शक्तिशाली नहीं बन पा रहा हूं? उसकी आवाज भर्रा गई, आंखों में आंसू छलक आए। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं सूर्यवंशी कुल का कलंक हूं। मेरे इस जन्म चिन्ह की वजह से महारानी रेखा का दिल अपने बेटे की पीड़ा देखकर टूट गया। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत कहो। तुम कलंक नहीं, तुम हमारे कुल का गौरव हो। और ये जन्म चिन्ह, ये कोई श्राप नहीं है। मुझे विश्वास है ये किसी टास मकसद के लिए है जो सही समय आने पर ही प्रकट होगा। उन्होंने उसके आंसू पोंछे। उनकी बातों पर ध्यान मत दो आदित्य। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत शायद बहुत गहरा है, इसीलिए उसे सतह पर आने में समय लग रहा है। धीरज रखो और परिश्रम करते रहो। मां के शब्दों से आदित्य को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसके मन की शंका पूरी तरह दूर नहीं हुई। शाम को राजा राघवेंद्र सूर्यवंशी ने आदित्य को अपने भव्य अध्ययन कक्ष में बुलाया। कक्ष की दीवारें प्राचीन शस्त्रों और वीर पूर्वजों के चित्रों से सजी थी। राजा अपने विशाल सिंहासन जैसे आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक शासक की गंभीरता और एक पिता की चिंता एक साथ झलक रही थी। आदित्य, उनकी गहरी और दमदार आवाज कक्ष में गूंजी। पिताश्री, आदित्य ने झुककर अभिवादन किया। आज प्रशिक्षण कैसा रहा? राजा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। उनकी नजरें आदित्य के चेहरे के भावों को पढ़ रही थी। आदित्य चुप रहा। राजा ने एक गहरी सांस ली। मुझे सोमदेव ने बताया कि आज प्रशिक्षण मैदान में क्या हुआ। देवेश ने तुम्हें फिर परेशान किया? आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। आदित्य, राजा थोड़ा आगे झुके। उनकी आवाज में अब अधिकार और निराशा का मिश्रण था। तुम सूर्यवंशी साम्राज्य के भावी उत्तराधिकारी हो। तुम्हारा नाम सूर्य के वंश से जुड़ा है। इस वंश ने ध्रुवलोक को अनगिनत महान योद्धा दिए हैं। तुम्हारी रगों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त बहता है। तुम्हारी ये कमजोरी, ये न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए चिंता का विषय है। लोग कानाफूसी करने लगे हैं। उन्होंने क्षण भर रुककर आदित्य को देखा। कुछ ही महीनों में वार्षिक शक्ति परीक्षण समारोह है। सभी राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे। उस दिन तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस सिंहासन के योग्य हो। तुम्हें और बहुत अधिक परिश्रम करना होगा पुत्र। अपने वंश का मान रखना होगा। मुझे निराश मत करना। पिता के शब्द किसी भारी बोझ की तरह आदित्य के कंधों पर आ गिरे। वो जानता था कि उसके पिता उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि एक राजा के रूप में उनकी उम्मीदें बहुत ऊंची थी, जिन पर वो खरा नहीं उतर पा रहा था। रात के गहरे सन्नाटे में आदित्य अपने आलीशान कक्ष में अकेला था। खिड़की से चांद की पीली रोशनी अंदर आ रही थी। उसने अपने कक्ष का दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने धीरे से अपना कुर्ता उतारा और अपने सीने पर बने उस गहरे लाल, लगभग धड़कते हुए प्रतीत हो रहे जन्म चिन्ह को देखा। यह हथेली के आकार का था, जिसकी रेखाएं किसी जटिल चक्र या यंत्र की तरह दिखती थी। जब से उसने होश संभाला था, ये निशान उसके साथ था। मां कहती थी ये थास है, लेकिन देवेश और बाकी सब इसे उसकी कमजोरी का कारण मानते थे। क्या सचमुच यही निशान उसकी सारी प्राणशक्ति को सोख रहा था? क्या ये किसी प्राचीन श्राप का परिणाम था? या फिर उसने अनजाने में उस निशान पर अपना हाथ रखा। उसे वहां एक हल्की, लगभग न महसूस होने वाली गर्माहट महसूस हुई।
जैसे त्वचा के नीचे कुछ सोया हुआ हो। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी काली आंखों में हताशा के साथ साथ एक दृढ़ संकल्प की चिंगारी चमकी। मैं कमजोर नहीं रहूंगा, उसने आईने में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए फुसफुसाया। मैं साबित करूंगा कि मैं सूर्यवंशी नाम के योग्य हूं। लेकिन कैसे? उसके अंदर की शक्ति का स्रोत इतना अवरुद्ध क्यों था? क्या वो कभी उस अदृश्य बांध को तोड़ पाएगा जो उसे रोके हुए था? क्या आगामी शक्ति परीक्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान साबित होगा, या फिर कोई चमत्कार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था? क्या आदित्य शक्ति परीक्षण से पहले अपनी शक्ति बढ़ाने का कोई रास्ता खोज पाएगा? क्या उसके जन्म चिन्ह का रहस्य और गहराएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अल्टीमेट वॉरियर।